दोस्तों, राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और अलग-अलग पार्टियों के अलग-अलग नेता अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि कैसे जनता को रिझाएँ, कैसे जनता के पास अधिक से अधिक समय बिताएँ ताकि विधानसभा चुनाव में हमारे समर्थन में जनता आ जाए। पार्टी चाहे कोई भी हो, नेता चाहे कोई भी हो, लेकिन कोशिश लगातार उनकी जारी रहती है। इसी बीच आज मैं आपको एक ऐसे नेता से रूबरू करवाता हूं जिनको जन नेता के रूप में जाना जाता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 10 सालों से लगातार प्रतिदिन ये शख्सियत आम लोगों से मिलते हैं, जनता की सेवा करते हैं। राजनीति करना ही इनका उद्देश्य नहीं है। इनके पिताजी कई बार विधायक रहे और इनके क्षेत्र का, इनके जिले का अगर नाम लिया जाता है और उनमें सबसे पहले अगर जन सेवा में किसी का नाम आता है तो इनके पिताजी का नाम जरूर आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चंपालाल जी भाटिया, जो बालोतरा से कई बार विधायक रहे और राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में चंपालाल भाटिया का नाम आज बड़े अदब से लिया जाता है क्योंकि उन्होंने जन सेवा के कई सारे काम किए। और ये उनके बेटे हैं गणपत जी भाटिया। गणपत जी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। पिताजी के नाम से एक ट्रस्ट भी बनाया और ट्रस्ट के माध्यम से लंबे समय से जन सेवा के कार्य कर रहे हैं। और खास बात बता दूं कि बीते 2-3 साल पहले जो कोरोना काल था, कोरोना काल में आपने 7 जिलों में जाकर के बहुत ही सेवा भाव के कार्य किए, अस्पताल में गए, जरूरतमंद लोगों के पास गए और खूब सारे सेवा के काम किए। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने हकीकत में ये काम किए हैं और ये काम इनके जमीनी स्तर पर भी दिखते हैं। लेकिन इनकी इच्छा ये भी है कि ये राजनीति में आए और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश स्तरीय नेता हैं उनसे इनकी काफी नजदीकियां भी हैं। हाल ही में असम के जो राज्यपाल बने हैं गुलाब चंद जी कटारिया, उनके आप बहुत करीबी हैं और बाड़मेर जिले से ये उनके साथ कुछ लोग असम जो राज्यपाल का पदभार ग्रहण कार्यक्रम था वहां पर भी आप गए थे। गणपत जी भाटिया से आज कई सारी बातें करेंगे, राजनीतिक बातें भी करेंगे और जनसेवा से जुड़े कई मुद्दों पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। गणपत भाटिया जी को परिचय देने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं कि गणपत जी भाटिया ने बहुत काम अच्छे किए, इसलिए परिचय नहीं देना है क्योंकि चंपालाल जी भाटिया के आप पुत्र हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं भगवान का वास्तव में शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसे परिवार में जन्म दिया जो शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुझे जैसे मेरी आँख खोली तो मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ही पाया और पापा जी की अंगुली पकड़कर जब संघ शाखा स्थान पे जाता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और उन्हीं की ही सारी देन है कि आज मुझे सेवा का जो भी अवसर मिला है और सेवा करने का जो भी मैं 1-2 सीढ़ी चढ़ पाया हूँ, उन्हीं के बदौलत, उन्हीं के दिशा निर्देश से चल रहा हूँ। अच्छा गणपत जी, हमने सुना है कि काफी बीजेपी से आप काफी समय से जुड़े हो और चुनाव लड़ने की काफी वही उम्मीद रखते हैं, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन टिकट विकेट नजदीक नहीं आ रही आपकी। मैं राजनीतिक क्षेत्र से पापा जी के साथ ही काम करता था और जो भी यहाँ से अपेक्षा रखकर मेरे मैं हमारे इनकी बात रोकना चाहूंगा, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे एक चीज कहना चाहूंगा कि पहले मैं इनसे राजनीतिक चर्चाएं इसलिए कर रहा हूं, फिर इनके बारे में खूब सारी बातें इनसे जानूंगा। राजनीतिक चर्चा पहले करना ये जरूरी हो गया क्योंकि ये राजनीतिक अभी जो समय चल रहा है ना वो चुनावी चुनावी साल है और लोगों को काफी इंटरेस्ट आता है राजनीतिक बातें सुनने में। तो पहले राजनीतिक बातें कर लेते हैं, उसके बाद गणपति से कई सारी और बातें जानेंगे जी। राजनीतिक क्षेत्र में मैं पिताजी के साथ ही काम करता था और जहाँ-जहाँ जैसी आवश्यकता रहती थी, वो हम पूरा करने का प्रयास करते थे। मैं जयपुर ही मेरी स्टडी रही है। मैंने बीकॉम करता था, फिर एमकॉम प्रीवियस के समय मेरे पिताजी ने कहा कि ये तो ठीक है, तू लेक्चरर-वेक्चरर तो बनना नहीं चाह रहा है, तो अपना दवाई का काम है, फार्मेसी भी कर। तो मैंने इंटरमीडिएट साइंस कर कर डी फार्मा भी वहीं पे उनके साथ एमकॉम के साथ में मैंने की। तो वहाँ पे मैं पढ़ते-पढ़ते जहाँ जो भी मेरे क्षेत्र के नुमाइंदगी या जन नेता या लोग आते थे, जो काम उनके जैसे ही पिताजी करवाते थे, तो उनके चेहरे पे जो खुशी होती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने भी कहा पिताजी जिन-जिन क्षेत्रों में काम करते हैं, उन-उन क्षेत्र में काम करने की मैं भी चेष्टा करूँगा। पिताजी राजनीतिक क्षेत्र है, अकाल, बाढ़, नाकोड़ा ट्रस्ट, महावीर इंटरनेशनल विभिन्न जगहों पर, विभिन्न क्षेत्रों में काम किया और बड़े ताकत से पूरी ऊर्जा के साथ में किया। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि सारे क्षेत्र में धीरे-धीरे मैं भी उन कामों को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँ।
अच्छा गणपत जी, हमने सुना है कि 2013, 18 उससे पहले भी आप सक्रिय थे। आपने दावेदारी जताई थी अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने 13 में, 18 में, अब 23 के चुनाव आ गए हैं। क्या इस बार गणपत जी को उम्मीद है कि हाँ, जनता की सेवा करने का सक्रिय रूप से एक मुझे मौका मिलेगा? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। जैसा निर्देश पार्टी और संघ देंगी, वैसा मैं काम करूँगा। संघ का काम मैं कर रहा था, तो संघ ने ही मुझे ये कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करें। तो मैंने तो कई बार संघ के मेरे जो प्रचारक महोदय हैं, उन लोगों से मैंने यही कहा कि मुझे संघ का ही कोई दायित्व बढ़ा दे दीजिए। तो उन्होंने कहा, "अभी राजनीतिक क्षेत्र में काम करो। टिकट कोई मापदंड नहीं है, सेवा जो कर रहा हूँ, मैं करता रहूँगा।" ये बात सत्य है कि मैंने 2 पिछले चुनावों में भी टिकट की माँग की थी, फॉर्म भरा था, तो काफ़ी प्रयास भी हुए, काफ़ी नाम भी चला, लेकिन कुछ कारणों से नहीं मिल पाया। 23 में मुझे ऐसा लग रहा है कि अवश्य पार्टी टिकट देगी और मैं इस क्षेत्र के विकास के कामों को आगे बढ़ाऊँगा। आपके जो आप जिस होड़ में दौड़ रहे हैं, जिस रेस में दौड़ रहे हैं, उस आपके साथ-साथ और लोग भी दौड़ रहे हैं। कई बड़े नेताओं के भी नाम हैं, चाहे यहाँ से कमराराम चौधरी की बात करें, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की बात करें या फिर और भी कई सारे नेता हैं जो कह रहे हैं कि हमारे टिकट लगभग हम लोग भी यहाँ बालोतरा, पचपदरा से चुनाव लड़ने की माँग करें। तो क्या लगता है गणपत लाल भाटिया इन सबको पीछे छोड़ के आगे टिकट की होड़ में सबसे आगे आ जाएँगे? सर्वोपरि निर्णय तो पार्टी को होगा। पार्टी जैसा आदेश देगी वैसा मैं काम करूँगा। पार्टी टिकट देगी तो मैं टिकट के लिए काम करूँगा और पार्टी जो दायित्व देगी उसका मैं पूरा अच्छी तरह से निर्वहन करूँगा। पार्टी जिसको भी टिकट देगी मैं उसके साथ रह के यहाँ इस क्षेत्र की जनता का काम करना और इस सीट को लाना बहुत ज़रूरी है। हुँ, भारतीय जनता पार्टी की जो ये 55 विधानसभा क्षेत्र है, ये रिफाइनरी के कारण नवाचार होंगे। हुँ, मैं ये एक निवेदन कर दूं कि कोई भी समस्या हो, हुँ, सीएसआर फंड यहाँ अगर लग जाए, तो पानी की समस्या, पाइपलाइन की समस्या, सारी समस्याओं का निराकरण उस सीएसआर फंड से हो जाएगा। सीएसआर फंड उसी क्षेत्र में लगना चाहिए ज़्यादातर, हुँ। जहाँ जिस क्षेत्र में रिफाइनरी है। तो इसी एक एक ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके माध्यम से रोजगार का जो अब चल रही है अभी डिमांड, तो मैं एक निवेदन कर दूँ इस क्षेत्र के लोगों से कि रोजगार का प्रत्येक जो बेरोजगार है उस व्यक्ति को इस रिफाइनरी में हम ज़रूर अवश्य रोजगार देने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा गणपत जी, सभी नेता ये क्यों कहते हैं कि हम टिकट हमें देंगी, हम एमएलए बन जाएँगे, उसके बाद हम जनता के लिए सेवा करेंगे। एक राजनेता होता है, नेता होता है, उसका काम तो कभी भी एक पद हो या नहीं हो, जनता के लिए कई काम किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों सोचते हैं कि रिफाइनरी में हम नेता बन जाएँगे, उसके बाद सीएसआर फंड से ये काम करवाएँगे? ये कोई नहीं क्यों नहीं कहता कि हाँ, हमें अभी भी काम करना होगा, यहाँ खूब सारे सीएसआर उसके लिए धरने, संघर्ष जो करना पड़े करें? मैंने अशोक जी ये कहा है कि सीएसआर फंड कोई भी विधायक बनेगा, डबल इंजन की सरकार बननी तय है। राष्ट्र सेंटर में भारतीय जनता पार्टी और स्टेट में भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ जिसकी भी नुमाइंदगी होगी उसके साथ रह के हम ये काम अवश्य करवाएंगे। अब जो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे टिकट मिलेगी, ये तो देखो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्टी के प्रदेश नेता है, कई सर्वे होते हैं, उसके आधार पे टिकट देंगे। रहा सवाल अमराराम जी का भी, अमराराम जी कांग्रेस में हुआ करते थे, मेरे पूज्य पिताजी ने ही उनको भारतीय जनता पार्टी से 2 बार उनको चुनाव हराया है। जब जिस समय कांग्रेस का पूरा बोलबाला रहता था 1985 में अमराराम जी कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी के पहली जीत भारतीय जनता पार्टी से 55 विधानसभा से मेरे पिताजी को मिली थी। फिर 90 में भी अमराराम जी को ही हराया है। तो अमराराम जी बहुत अच्छे, फिर भारतीय जनता पार्टी में हमें सपोर्ट दिया, हमने भारतीय जनता पार्टी में उनको बहुत मान सम्मान दिया, खूब बार चुनाव जीता है। लेकिन चुनाव जीतना, चुनाव हारना, पार्टी हारती, पार्टी जीतती, पार्टी जिसको भी टिकट दे वो सर्वमान्य, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिसको भी टिकट दे, भारतीय जनता पार्टी में टिकट से पहले जरूर डिमांड तो हर व्यक्ति करेगा, राजनीतिक क्षेत्र में होगा तो महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की होगी। अच्छा, गणपत जी मेरा एक सवाल है। विधानसभा चुनाव में हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि यहाँ चुनाव जो होते हैं सात जातीय समीकरण के आधार पर लड़े जाते हैं और जातीय समीकरण जो फैक्टर होता है वो बहुत बड़ा मायने रखता है चुनावों में। दूसरा सवाल मेरा ये कि वैश्य समाज की हमने कुछ ऐसा आपके बारे में रिसर्च किया तो ये बात सामने है कि आप बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और वैश्य समाज की कई बैठकों में भाग भी लिया और काफ़ी बीजेपी को लेकर ये नाराजगी जता रहे हैं कि हमारी आदमी को किसी को आगे मौका नहीं दिया जाता है। मेरे दोनों सवाल है, जातीय समीकरण फैक्टर कितना काम करता है? दूसरा, आपके समाज के लोग क्या अपेक्षा आपसे करते हैं? जातीय समीकरण का इस क्षेत्र में जैसा है, 55 विधानसभा की मैं बात करता हूँ, तो इसमें जाति सबकी लगभग समकक्ष है। पुरोहित समाज भी है, राजपूत समाज भी है, माली भी है, वैश्य भी है, कलवी चौधरी भी है, जाट समुदाय भी है और सबसे ज़्यादा एससी एसटी की वोट है। जातीय समीकरण में कोई व्यक्ति यहाँ से अपनी जाति के बलबूते पे नहीं जीतता है, जो सर्वमान्य लीडर होगा, जन नेता होगा, वही चुनाव जीतेगा। जातिगत समीकरण अगर बहुत किसी के ज़्यादा होते कोई बात करता,
तो पूज्य पिताजी उस कांग्रेस की लहर में भी नहीं जीते, जिस समय परिसीमन नहीं था। मैं एक बात महत्वपूर्ण बता रहा हूँ कि जिस समय परिसीमन नहीं था, परिसीमन के बाद में तो बालोतरा, जसौर, पचपदरा के अंदर लगभग 55-60% वोट ही हैं, बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। उसका तो कोई नहीं है। जात ये बात आपकी सत्य है कि आपको कैसे पता चला सो कि मुझे पता नहीं है। ये बात सत्य है कि कुछ हमारे वैश्य समाज के बैनर तले कुछ मीटिंगें हुई तो मुझे ज़रूर बुलाया। तो उनका रोष और आक्रोश था कि बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही में भारतीय जनता पार्टी आज से 20-25 साल पहले खूब टिकटें देती थी। 2 टिकट बाड़मेर जिले में भी देती थी, जालोर से मेहता जी को देते थे, तारा भंडारी जी को सिरोही में देते थे। अभी नहीं देने का उनको बहुत रोष था। तो मैंने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी। उन्होंने तो कई बातें कही कि भई अब भारतीय जनता पार्टी इन जिलों में अब टिकट नहीं देगी तो हमारी नुमाइंदगी कैसे होगी? हम आपके पीछे-पीछे चल के हम बहुत शांत हैं, धैर्य है, अगर पेटी में वोट गिनाने की आपकी अगर मंशा है तो वो भी गिना सकते हैं, हम लोकसभा भी लड़ सकते हैं, विधानसभा भी लड़ेंगे। वो भी बताना, मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी आपकी बात जो है मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर पर प्रदेश कार्य समिति का सदस्य होने के नाते अवश्य रखूँगा और मैं आपकी जो डिमांड है, आपकी जो माँग है, आपकी जो नुमाइंदगी आप चाहते हो, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व से ज़रूर कहूँगा कि ये इस बार इस पे आप सोचें और इसको आप किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो ये मूल वोटर्स हैं, जो शुरुआत में आपके साथ है वैसे समाज, तो इनका मान-सम्मान ज़रूर हो और इनकी नुमाइंदगी निश्चित तौर पे दें। अच्छा गणपत जी अब कुछ बातें जानेंगे कि इस बार जो है वो काफ़ी आपको चुनौतियों का सामना अगर टिकट आप जैसा कि आपने बता रहे कि पार्टी मुझे मुझ पर विश्वास जताएगी तो इस बार कांग्रेस से भी कई लीडर यहाँ से तैयारियां कर रहे हैं कई अन्य पार्टियां भी आ रही है इस बार आरएलपी के जो दावेदार हैं वो भी बड़े मजबूती से ताल ठोक रहे हैं तो क्या आप मानते हैं कि बड़ी चुनौती आपके सामने भी हो सके बीजेपी के सामने भी होगी। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार होगा, कोई चुनौती नहीं होगी। कांग्रेस ने जो राज किया है, एक व्यक्ति कुर्सी बचाने के लिए और एक कुर्सी से उठाने के लिए, पूरे साढ़े 4 वर्ष उसी में लगा दिए हैं और जो कानून व्यवस्था है, बेरोज़गारी है, जो इन्होंने वादे किए हैं, किसी पे ऊपर खरा नहीं उतरे हैं। मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 150 प्लस सीटों से विजय बनेगी। राजसमंद पचपदरा विधानसभा का ये मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी का ही सीट है। ये तो कुछ कारणों से, कुछ छोटी-मोटी नाराज़गी से पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीट जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुट है और जो भी उम्मीदवार होगा, बहुत अच्छे वोटों से विजय क्या होगा। पचपदरा में यहाँ जो कार्यकर्ता हैं आपकी पार्टी के या बालोतरा जिला बीजेपी के हिसाब से बालोतरा जिला है उसमें अभी भी नाराजगी चल रही है सब कुछ ठीक है। कोई नाराज़गी नहीं है। देखो, भारतीय जनता पार्टी या पार्टी में जो भी काम करता है, वो टिकट माँगने का हकदार है। महत्वाकांक्षा हर एक को होती है। भैरव सिंह जी शेखावत कहा करते थे कि गणपत जी अति महत्वाकांक्षा कार्यकर्ताओं को नहीं होनी चाहिए। महत्वाकांक्षा रखेगा कि मुझे टिकट मिले तो बढ़िया है। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ही टिकट मिले, अति महत्वाकांक्षा नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ता होने का भी गर्व होता है पार्टी को। इसलिए सब सामान्य रूप से अच्छा है और जैसे ही टिकट मिलेगी उसके साथ में सारे कार्यकर्ता हो जाते हैं। अच्छा मेरा अब आपसे राजनीतिक आखिरी सवाल है। बालोतरा को जिला बनाने की मांग अगर की बात करें तो चंपालाल जी बाठिया का नाम सबसे पहले आता है। चंपालाल जी बाठिया ने इस मांग को उठाया। उसके बाद से तमाम लोगों ने उनके साथ-साथ भी उठाया था और अभी भी जो है बालोतरा जिला नहीं बना है और इसको लेकर आपके जो विधायक हैं कांग्रेस से उन्होंने अपने जूते पहनने भी छोड़ दिए। गणपत बाठिया का इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कमेंट है? देखो, सारे मापदंड पूरे तय हो रहे हैं। बालोतरा जिला बनना चाहिए। कमेटी की रिपोर्ट भी जैसा हमें प्रतीत हुआ है अच्छी है। मैंने भी चीफ सेक्रेटरी साहब से और काफ़ी राजनेताओं से बात की तो उन्होंने कहा बालोतरा जिला रिफाइनरी के कारण भी और सारे मापदंड आपके पूरे हो रहे हैं। आपके पूज्य पिताजी भी बार बार मांग उठाते थे। भैरू सिंह जी ने भी आश्वस्त किया, एक बार कमेटी भी बनी, फिर सरकारें चेंज होती रही, उस समय नहीं बन पाया। अभी ये जिला बनाना अति आवश्यक है। इतनी दूरी 170-80 किलोमीटर की दूरी पे जिला हेडक्वार्टर पे जाना वास्तव में अन्याय है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं बना रहे हैं ये मुझे पता नहीं है। इनके विधायकों का लफड़ा है, इनके एक टेंट अलग लगा हुआ है सचिन जी का, इसलिए नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। इनका मुझे पता नहीं इंटरनल क्या काम है। विधायक महोदय ने जो चप्पल उतारे हैं, तो विधायक ने तो ये भी घोषणा की थी कि अगर नहीं बनेगा तो मैं चुनाव भी नहीं लड़ूँगा। मैं विधायक की बात को ज़्यादा ऊपर नहीं लेता हूँ। विधायक को तो उसी समय, जिस समय नहीं बना है, तो अभी इस्तीफा देके सार्वजनिक काम में लगना चाहिए और उन्हें अब नए सिरे से प्रयास करना चाहिए, जो भी नुमाइंदगी है उसके साथ लगकर। तो क्या आप ये इशारा में ये कहना चाह रहे हैं कि विधायक जी को हमारे साथ आ जाना चाहिए? नहीं, विधायक जी हमारे पार्टी अपनी पार्टी छोड़ के हमारे साथ आए।
अब वैसा मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो जिसकी जिस निष्ठा होती है, जो जिसमें काम करता है उसी में करे, मेरे को वो नहीं है। हम ये कह रहे क्योंकि हैं कि वो विधायक जी पहले भी आपकी पार्टी से जुड़े हुए थे। वो मेरे अच्छे मित्र भी रहे हैं, उनकी माताजी को हमने टिकट भी दी है पार्षद की और रहे हैं, लेकिन फिर वो बसपा से जाके कांग्रेस में चले गए। उसका मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर आए तो हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस तो डूबती नैया है, जो तिर के आना चाहते हैं हमारे साथ ज़रूर आएँ, हम उनको बड़े भाई, छोटे भाई की तरह रखेंगे। हुँ। अच्छा गणपत जी राजनीतिक बातें काफ़ी सारी हो गई और मुझे भी लग रहा है कि आपको काफ़ी इंटरेस्ट भी है बातों से। अब मेरा सवाल है कि आप समाज सेवा, जन सेवा स्वावलंबी भाव, गरीबों के लिए हर समय जब कोई काम होता है, गणपत बांटिया वो आमतौर पर दिखते ही दिखते हैं। कहीं ये तो नहीं कि पापा जी ने जो आपके काम शुरू किए थे, आप उससे राह भटक गए, अब राजनीति के लिए ये सब कर रहे हो या फिर आप उनकी राह पर चल के वाक़ई में जन सेवा कर रहे हैं? देखिए अशोक जी, मैंने पहले भी बताया कि सेवा मैंने पिताजी के साथ रहते हुए सीखी है। मेरे पिताजी भी मेरे दादा-दादी के नाम से एक ट्रस्ट बना के हमेशा इसी तरह से सेवा करते थे। नर नारायण की सेवा और गौ माता की सेवा उनका अभिन्न अंग था। हुँ, उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं से प्रेरणा लेकर जब पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हुआ, 3 समय हमने बैठकर पापा जी के नाम से परिवार लोगों को बैठा के एक ट्रस्ट का निर्माण किया और उस ट्रस्ट के माध्यम से हम उसी सेवाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जो नर नारायण हैं, उनकी सेवा में जो भी आपके जिनको कम सुनाई देता है, उनको स्वर्ण यंत्र देने का, निःशक्त जन हैं, उनको ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर देने का, ये क्रम हम वर्ष भर करते हैं। और जो स्वावलंबी भारत स्वावलंबी बने, प्रधानमंत्री जी का भी है, तो उन्हीं की प्रेरणा से हम महिलाओं को सिलाई मशीन देकर रोजगार से जोड़ते हैं ताकि स्वावलंबी बने और उनसे रोजगार प्राप्त करके वो अपने नवाचार करती रहें। अब तक कितने लोगों की मदद कर चुके हैं इस ट्रस्ट ट्रस्ट के माध्यम से? हम इस ट्रस्ट के माध्यम से 9,000 परिवारों में हमारी सामग्री, जिसमें सिर्फ सिलाई मशीन, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर और कानों की मशीन। निश्चित रूप से ये गणपत जी बांठिया थे। गणपत जी बांठिया के बारे में पूरी राजनीतिक और जनसेवा को लेकर जितने इनके काम है पूरी चर्चा हमने सुनाई। लेकिन आज मैं जिन शख्सियत के बारे में बार-बार नाम ले रहा हूँ चंपालाल जी बांठिया, मेरे सहयोगी से मैं कहूँगा कि हमारे तमाम दर्शक हैं वो एक बार चंपालाल जी बांठिया की तस्वीर ज़रूर देखें। क्योंकि चंपालाल जी बांठिया वो शख्सियत थे जिनको आज अपने सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। ये सब चंपालाल जी बांठिया हैं और सबसे खास बात है कि इनकी पुण्यतिथि और इनकी जो स्वर्गवास की तारीख है और जन्म दिनांक है दोनों 3 फरवरी को आती है और 3 फरवरी को यहाँ बालोतरा में हर वर्ष एक बड़ा कार्यक्रम भी होता है। तो आप गणपत जी बांठिया की जो बहुत सारी बातें हैं अगर आपको अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। गणपत जी की बातें हमारे तमाम दर्शक भी सुने। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।